हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए साइंस में जो हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी उसी क्रम में ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, क्लास नंबर 15। और इसमें हम आपके केमिस्ट्री का जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसी को फॉलो कर रहे थे। तो आपका पात्रता परीक्षा में जो फर्स्ट टॉपिक है पदार्थ, वहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो पदार्थ क्या कहलाता है, इसके बाद पदार्थ का जो है वर्गीकरण किया जाता है दो आधारों पर, भौतिक और रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही डीप में आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं और इसकी अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है। तो अभी तक हमारे इससे पहले 14 लेक्चर हो चुके हैं, आप उन सभी को देखिए, क्योंकि जब भी आप कभी नए लेक्चर को देखते हैं तो हो सकता है आपको चीज़ें समझ में ना आ पाएँ, क्योंकि हर एक लेक्चर जो है पहले के लेक्चर पर ही डिपेंड रहता है। मतलब चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी तो आप आगे की चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए बार बार कहते हैं पिछले लेक्चर ज़रूर देखें, ताकि आप जो आज के लेक्चर में हम बताते हैं उसको समझ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रासायनिक आधार पर पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया था, जिसमें हमें तत्व पढ़ना था, यौगिक और मिश्रण, ठीक है। तो इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने आपको तत्व के बारे में बताया। फिर तत्व जो होते हैं उनको भी बांटा गया है धात्विक तत्व, अधात्विक तत्व, उपधात्विक तत्व में, ठीक है। तो जो धातु और अधातु होती हैं उनको अलग से आपका एक चैप्टर दिया गया है। तो जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे वहाँ पर बहुत अच्छे से धातु अधातु को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपके यौगिक होते हैं, यौगिक क्या कहलाते हैं ये आपको बता चुके हैं। यौगिक में कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक आपको पढ़ना है। फिर आपका जो है मिश्रण दिया गया है, तो मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांग मिश्रण क्या है, ये आपको कल के लेक्चर में बता दिया था। और विलयन भी पढ़ लिया था कि विलयन क्या होते हैं, विलयन में जो चीज़ें होती हैं, विलेय क्या कहलाता है, विलायक क्या होता है। इसके बाद आपका सांद्र विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है। फिर विलेय की मात्रा के आधार पर जो विलयन है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो संतृप्त विलयन, असंतृप्त और अतिसंतृप्त विलयन, ये पिछले लेक्चर में हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। आज के सेशन में आपको पढ़ना है कोलाइड विलयन क्या कहलाता है, निलंबन क्या होता है। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर यदि नए जुड़े हैं तो आपसे यही कहेंगे पिछले लेक्चर ज़रूर देख लें, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ पाएँ। आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा सेशन रहेगा तत्व, यौगिक और मिश्रण से ही संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर आज हमें पढ़ना है परिक्षेपण क्या है, निलंबन क्या है, कोलाइड क्या है और वास्तविक विलयन क्या होते हैं। तो आपको कल के लेक्चर में बताया था विलयन के बारे में, विलयन क्या होता है, ठीक है। अब जो विलयन होता है, जो सॉल्यूशन होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों से आपका विलयन तैयार होता है। तो एक तो होता है विलयन में आपका क्या, एक होता है आपका विलेय, क्या होता है विलेय मतलब जो घुलता है, और एक होता है विलायक जो अपने आप में घोल लेता है चीज़ों को, ठीक है। क्या होता है विलेय और विलायक। तो जैसे यहाँ पर विलायक क्या हो गया, हमारा जल हो गया, और विलेय क्या, जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताएं, नमक हो गया, ठीक है। तो जो अधिक मात्रा होती है, आप कैसे भी समझ सकते, जो घोलता है वो जल है या विलायक है, और जो घुलता है वो विलेय है, या जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में वो विलेय होता है। तो यहाँ पर तो हमने विलयन में सिंपल पढ़ा था विलेय और विलायक। अब जब हम कोलाइड विलयन पढ़ते हैं तो वहाँ आपका विलेय और विलायक नहीं होगा, वहाँ पर आपका होगा परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। तो यहाँ भी आपको समझनी है कि परिक्षेपण माध्यम बात वही है, ठीक है, नाम चेंज है यहाँ पर। और जो कोलाइड विलयन है उसमें यही आपको पढ़ना है, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, मतलब जो अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, जो कम होगा वो क्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे विलयन में हम क्या कह देते हैं, विलेय और विलायक, उसी तरीके से कोलाइड विलयन में कहेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये परिक्षेपण कहलाता क्या है, जो डिस्पर्सन होता है ये क्या होता है। तो जब कोई कण किसी दूसरे कण के चारों ओर बिखर जाते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई कण किसी दूसरे कण के चारों तरफ छितेर दिए जाते, बिखेर दिए जाते हैं, तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो कण होंगे या जो पदार्थ होगा
तो दो पदार्थ से मिलकर बनेगा, तो जो पहला पदार्थ रहेगा वो परिक्षेपित पदार्थ कहलाएगा और जो दूसरा होगा वो परिक्षेपण माध्यम। अब देखिए, जब ये परिक्षेपण की घटना होती है तो इसके परिणाम स्वरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं, एक तो विषमांग पदार्थ और एक समांग पदार्थ। अब आपको मिश्रण में बता चुके विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी का मतलब होता है जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाए और जिसको फिर पुनः से प्राप्त करना कठिन हो या प्राप्त ही नहीं होता, तो वो समांग कहलाता है। जैसे हमने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था विलयन, यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल है आपके समांग मिश्रण का। तो जो विलयन होता है, जैसे हमने जल और नमक को घोल दिया, तो क्या फिर आप पुनः से नमक और जल को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब जो एक दूसरे में बिल्कुल समा जाए वो समांगी मिश्रण है। और विषमांग मतलब जिसको आसानी से पहचान की जा सके, जिसको आसानी से अलग कर सकें। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है किस तरीके से कि जो निलंबन है वो किसका उदाहरण है, विषमांग पदार्थ है या समांग है। तो जो यहाँ पर तीन चीज़ें हमें पढ़नी है, निलंबन, कोलाइड और विलयन। तो विलयन आपको याद रखना है, विलयन समांग मिश्रण का उदाहरण है, जबकि निलंबन और कोलाइड आपके विषमांग का उदाहरण है। ठीक है। अब देखिए यहाँ निलंबन, कोलाइड और जो वास्तविक विलयन विलयन को ही बोलते हैं। ठीक है, ये हम कल आपको बता चुके हैं। तो निलंबन, कोलाइड और विलयन में परिक्षेपित कणों के आकार जो हैं वो अलग अलग होते हैं और इन्हीं के आधार पर हम इनको नग्न आँखों यानी साधारण आँखों से किसी को देख पाएंगे, किसी को नहीं देख पाएंगे। कोई स्थायी होगा, कोई अस्थायी होगा, तो वो किस पर डिपेंड रहेगा। तो आप याद रखिए, परिक्षेपित जो कण होते हैं उसके कारण ही इनमें जो आकार हैं इनके निलंबन, कोलाइड और विलयन के, वो कैसे होते हैं, अलग अलग। अब हम एक एक करके यहाँ देखेंगे। तो आपको यहाँ अच्छे से रट लेना है कि जो निलंबन और कोलाइड विलयन होता है वो कैसा है, विषमांग है। मतलब इसको हम अलग कर सकते हैं। जबकि जो विलयन होता है, विलयन को ही वास्तविक विलयन कहते हैं, ये समांग है। और विलयन कल हम आपको बता चुके हैं, तो आप वो लेक्चर देख लें। अब देखिए यहाँ निलंबन स्टार्ट करेंगे। जो सस्पेंशन होता है, तो ये क्या होता है निलंबन। तो एक तो इनका आपको आकार याद रखना है, क्योंकि इनमें अंतर पूछ लिए जाते हैं। तो छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलायक में घुलनशील परंतु नग्न आँखों से दृश्य होते हैं, निलंबन कहलाते हैं या निलंबन देते हैं। देखिए क्या कहा है यहाँ कि ये कण, मतलब निलंबन के जो कण रहेंगे वो कैसे आकार के होंगे, छोटे होंगे। और विलायक में जब इसे घोलेंगे, विलायक हम जैसे जल मान लिया, इसमें जैसे हमने इसको घोल दिया, कण तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इसमें यदि हम घोलते हैं तो बहुत आसानी से इसमें घुल जाएंगे। लेकिन छोटे होने के साथ साथ हम इनको साधारण आँखों से भी देख सकते हैं। वो क्या होता है, निलंबन। यह दो या दो से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण है, तो विषमांग मिश्रण है, अभी आपको बता दिया। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार कितना होगा, तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या इससे अधिक हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है, जिस कारण से इसे हम आसानी से देख सकते हैं। इसके जो कण हैं वो छन्नी पत्र के आर पार नहीं जा पाते हैं, मतलब बहुत सूक्ष्म होते हैं। और ये सूक्ष्म होने के साथ साथ कैसे होते, दृश्य भी होते हैं नग्न आँखों से, और आर पार नहीं जा सकते क्योंकि यह अपेक्षाकृत बड़ा होता है। ठीक है। फिर देखिए, परिक्षेपित कण को नग्न आँखों से देख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये इतना कम भी आकार नहीं है, ये थोड़ा बड़ा होता है। इस कारण से क्या, छन्ना पात्र से आर पार नहीं जा पाता है और इसको हम देख भी लेते हैं। और विषमांग मिश्रण है, अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों में परिक्षेपित माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति होती है। मतलब अस्थायी है, मतलब इनमें जो परिक्षिप्त माध्यम और प्रावस्था होती है, तो परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की इनमें प्रवृत्ति अर्थात ये अस्थायी है। ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिए, नदी का जो गंदा जल है उसको हम आसानी से पहचान लेते हैं, वायु में जो धुआं दिखता है, और सिरप वगैरह। ठीक। अब देखिए अगला है कोलाइड। कोलाइड यह दो पदार्थों का विषमांग मिश्रण है। तो कोलाइड निलंबन कैसा मिश्रण है, विषमांग है। इसका आकार देखिए 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 के बीच होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके कणों को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता ली जाती है। और इसके जो कण हैं वो छन्ना पात्र के आर पार आ जा सकते हैं। ठीक। यह स्थायी है, अर्थात स्थिर छोड़ देने पर इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति होती है। इनका एग्जाम्पल याद रखेंगे, दूध, गोंद, रक्त, स्याही। ठीक है। अब देखिए, एक
नोट दिया गया है यहाँ पर, आपको याद रखना है जो कोलाइड विलयन है वो कैसा है, गाढ़ा, और वास्तविक विलयन कैसा होता है, पतला। तो जब इसको हम अलग करते हैं कोलाइड विलयन को वास्तविक विलयन से, तो यह जो घटना होती है वो क्या कहलाती, अपोहन डायलिसिस कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पिछली बार का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते कोलाइड विलयन को शुद्ध करने की क्रिया क्या होती है, तो हिंदी में पूछेगा तो अपोहन वरना डायलिसिस। अब जो आपका किडनी है, किडनी हमने बायोलॉजी में आपको बताई है, ठीक है, जो मानव शरीर के तंत्र हैं वहाँ पर, तो किडनी जो रक्त को शुद्ध करती है वो किस विधि के द्वारा छानती है, तो डायलिसिस विधि के द्वारा ही छानती है, जिसे हम अपोहन कहते हैं, ठीक। अब देखिए कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। अभी परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, परिक्षेपण माध्यम क्या है, तो देखिए इसकी मात्रा जो परिक्षिप्त प्रावस्था है इसकी मात्रा कोलाइड विलयन में कम होगी, और हमने विलयन में पढ़ा है विलयन में जिसकी मात्रा कम होती वो क्या कहलाता है, विलेय। उसी तरीके से कोलाइड विलयन में जिसकी मात्रा कम है वो क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था। यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और माध्यम को लेकर, तो याद रखेंगे कम है, ठीक है, इसकी मात्रा, अर्थात कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ को ही एक प्रकार से परिक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे। जैसे धुएं में कार्बन के कण, तो धुआं तो बहुत ज़्यादा उठता है लेकिन उसमें जो कण हैं वो कम हैं, वो क्या है, कार्बन के कण हैं, तो ये परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई। फिर परिक्षेपण एक याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। परिक्षेपण माध्यम क्या कहलाएगा, जिसमें कोलाइड विलयन अधिक होगा। कोलाइड विलयन में उपस्थित यहाँ विलायक होगा, इसकी मात्रा को परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। तो सीधी बात, जो हम विलयन में विलायक मानते हैं वो क्या है आपका यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम, और जिसे हम आपके विलयन में विलेय मानते हैं वो क्या है यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था। तो विलेय का उदाहरण यहाँ हमने नमक लिया था, मतलब इसकी मात्रा कम है, यहाँ नमक होगा, ठीक है, और इसकी मात्रा जैसे अधिक होती है वो जल था, तो इसी तरीके से याद रखिए। अब देखिए यहाँ दूध क्या है, एक उदाहरण किसका है, पायस का है। इसमें दूध जो है परिक्षेपण माध्यम है, और उसमें उपस्थित जो कम मात्रा में बसा है वो क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था है। अब पायस क्या कहलाता है, इसे एमल्सन कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का कोलाइड है, तो पूछ सकता है कोलाइड का उदाहरण है, ऑप्शन में दे देगा आपको पायस है या क्या है, ठीक है। तो पायस क्या है, कोलाइड विलयन कैसे है, तो कोलाइड विलयन जैसे आपका पायस है, तो दूध एक पायस का उदाहरण है, और दूध में क्या होता है, उसमें उपस्थित बसा है, तो दूध की मात्रा कैसी है, अधिक है, यानी परिक्षेपण माध्यम, और उसमें जो बसा है वो कम है, अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था। अब इसके उदाहरण हैं पायस के दूध है, पेंट है, साबुन का घोल आदि। अब देखिए कोलाइड के सामान्य उदाहरण, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये सारणी तो आपको रट लेनी है, एक क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेगा 100%, ठीक है। तो यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम अब आपको नहीं बताएंगे, जिसकी मात्रा कम वो है प्रावस्था, जिसकी मात्रा अधिक वो है क्या, परिक्षेपण माध्यम। अब जब ठोस का ठोस में हम कोलाइड विलयन बनाएंगे तो वो बनता है ठोस सॉल, और इसका उदाहरण होता है रंगीन रत्न पत्थर, दूध या कांच। तो क्वेश्चन पूछता है ठोस सॉल का उदाहरण है, ठीक है, या ठोस का ठोस में कोलाइड विलयन कहलाता है। तो कई क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछेंगे तो आपसे बनने चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस सारणी को अच्छे से नहीं समझते तो ये फिर क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो आपको उदाहरण भी याद रखने हैं, ठोस का ठोस में कोलाइड विलयन क्या कहलाता है, या फिर ठोस सॉल किस किस का कोलाइड विलयन है, तो ठोस का ठोस में है, ठीक है, किसी तरीके से घुमा कर पूछ लें, बस आपको तो इतना याद रखना, ठोस का ठोस में कोलाइड विलयन ठोस सॉल। अब यहाँ देखिए 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी, ठोस द्रव गैस, तो 3 को लेकर इनको आपको पेयर बना लेने हैं और फिर याद कर लेने हैं। ठोस का ठोस में, फिर ठोस का द्रव में, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, इस तरीके से। तो गैस का गैस में नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ठोस ठोस ले लिया, द्रव 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 ले लिया, गैस गैस, फिर ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव, ठीक है। अब ठोस का ठोस में ठोस सॉल, ठोस का द्रव में कोलाइड विलयन सॉल अकेला कहलाएगा, और ठोस का गैस में एरोसॉल। फिर आपको ये याद रखने, जैसे कह देगा कीचड़ किसका किस में उदाहरण है, किसका किस में कोलाइड विलयन है, या किसका उदाहरण है, सॉल का है। इसी तरीके से आपको ठोस का गैस में एरोसॉल बनता है, इसका उदाहरण है, द्रव का ठोस में
फिर द्रव का द्रव में, तो मुख्य रूप से आपको ये याद रखनी, ठोस का ठोस में तो ठोस सॉल्व, द्रव का द्रव में इमल्सन पायस जो हम पढ़ चुके हैं, और गैस का गैस में बनता नहीं है, गैस का ठोस में फॉर्म बनेगा और गैस का द्रव में भी फॉर्म बनेगा। तो इनके उदाहरण आप याद रखिए, और ये वही उदाहरण जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अतिरिक्त नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमें पढ़ना है वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन जिसे हम विलयन ही कहते हैं, एक कल आपको बता दिया था, बस इसका आकार रहना बताना शेष था। तो देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण, जैसे जल और नमक का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण, ठीक। अब देखिए इसके कण आणविक आकार के होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁻7 होता है। जैसे निलंबन का कितना था, 10⁻⁻5, फिर कोलाइड का 10⁻⁻5 से 7 के बीच, और ये 10⁻⁻8 होता है। इसके कण जो होते हैं वो परिक्षेपण माध्यम के साथ इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि दोनों में मतलब अंतर कर पाना कठिन होता है, ठीक है। मतलब इनको हम पहचान नहीं सकते हैं। इसकी जो परिक्षेपित कण होते हैं वो छन्ना पात्र से आसानी से जब घुल जाएंगे तो आसानी से छन्नी पात्र से निकल जाएंगे, और ये स्थायी और पारदर्शक होता है। पारदर्शक का मतलब यदि हमने जल में चीनी को घोल दिया है और एक कांच के गिलास में इसको भरेंगे तो उसके आर पार देखा जा सकता है, मतलब ये आर पार देख सकते हैं, वही पारदर्शक होता है। इसका उदाहरण है जल और चीनी का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण, नींबू और जल का मिश्रण, ठीक है। अब देखिए उदासीन, अम्लीय और क्षारीय विलयन क्या होते हैं। तो उदासीन विलयन ऐसे विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयनों और हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण समान होता है, वो उदासीन विलयन होते हैं। अब आपको विलयन का सांद्रण जो है शायद कल बताया होगा, और यदि नहीं बताया तो आगे की लेक्चर में कवर जरूर करेंगे। फिर अम्लीय विलयन देखिए, ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयनों से अधिक होगा। देखो समान होगा तो उदासीन, अधिक होगा तो अम्लीय, और कम होगा तो क्षारीय, तो ये भी याद रखना है। अब देखिए विषमांग मिश्रण, हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है, तो विषमांग आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम आसानी से अलग अलग कर पाएँ, ठीक है। देखिए वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक से नहीं होते, वो विषमांग मिश्रण है। या इसे कह सकते हैं अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से, मतलब जिनका कोई अनुपात निश्चित नहीं है, कितनी भी मात्रा में कुछ भी मिला सकते हैं, वो विषमांग मिश्रण है। इसके प्रत्येक भाग के गुण और उनके संगठन अलग होंगे। जैसे बारूद, क्या आप बता सकते बारूद में कौन सा मतलब कितना कितना चीज़ मिला है, कुहासा हो गया, ठीक है। लोहा एवं गंधक का मिश्रण जो है वो आपका विषमांग मिश्रण है। बालू और नमक का मिश्रण विषमांग मिश्रण है। जैसे बालू और नमक को मिलाया तो आप पहचान कर लेंगे, धूल के कण और हवा में मिश्रण इसका असमांग या विषमांग मिश्रण का उदाहरण है। एक विषमांग मिश्रण के अवयवी पदार्थों को एक दूसरे से अलग करना एक समांग मिश्रण की तुलना में आसान होता है। अब ये देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बना था, आपका जो पिछली बार का वर्ग 2 में पहले एक ही एग्ज़ाम होता था तो वहाँ इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये ब्राउनियन गति क्या होती है, आपने खूब पढ़ा होगा, जिंग जैंग गति, ठीक है। तो ब्राउनियन गति क्या होती है, तो जब कोलाइड और निलंबन, अब डायरेक्ट यदि हम आपको बता देते कि ब्राउनियन गति जो होती है वो कोलाइड और निलंबन के कण जब एक दूसरे से टकराएंगे तो अनियमित आकार की गति करेंगे, वो ब्राउनी गति है। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कोलाइड क्या है, निलंबन क्या है, ठीक है। तो देखिए कोलाइड, और अब यहाँ आप आसानी से समझ पाएंगे कि जब कोलाइड के कण और निलंबन ये दोनों कैसे होते हैं, विषमांग मिश्रण होते हैं। तो इनके कण जब एक दूसरे से टकराते हैं तो अनियमित आकार की गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं इस तरीके से, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, उसी को ब्राउनियन गति कहते हैं। और जब ताप बढ़ाते हैं तो ब्राउनियन गति भी बढ़ जाती है। अब देखिए टिंडल प्रभाव क्या है, तो कोलाइड तथा निलंबन के कण जब इससे प्रकाश टकराता है इनके कणों से तो क्या होता, वो इधर उधर बिखर जाता। यही क्वेश्चन पूछा था, ये बिल्कुल सेम लाइन दी गई थी और पूछा था बताइए यह कौन सी घटना है। ऑप्शन दिया था ब्राउनी गति है, टिंडल प्रभाव है, और 2 ऑप्शन और थे, ठीक है। तो प्रकाश से जब ये टकराते हैं, प्रकाश इन कणों से टकराता है तो बिखर जाता है, अर्थात प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में आपके आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। यदि यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अब आपके पास में लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है, तो बहुत अधिक समय दीजिए, बहुत अच्छी तैयारी कीजिए और फोकस करिए अपनी पढ़ाई के प्रति, ताकि आप इस वर्ष सिलेक्शन ले पाएँ, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।